10 लोग चले गए हैं चाय पीने। चाय अपने पास तो एक और बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में, नॉट ओनली इन दिल्ली, इंडिया में अभी रिसेंटली काफी कुछ 10 सालों में चेंज हुआ है। लास्ट 10 इयर्स में जो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं, वो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा है। दिल्ली में तो एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, और बड़ा अच्छा फंक्शनल काम चल रहा है। हर स्कूल में काउंसलर भी काम करता है, स्पेशल एजुकेटर भी काम करते हैं, पूरा एक सेटअप बना हुआ है। अलग से एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो हेड ऑफिस बनाया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल लेवल पे रिसोर्स सेंटर बनाए हुए हैं। तो ये सबकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो निकल के आ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन जो है उनकी हुई है। रिसेंटली एनसीईआरटी ने एक नाम लिख लो, परसस्ट, PRASHAT, परसस्ट। बहुत ही एक एनसीईआरटी ने काम किया। डॉक्टर क्या नाम है, भूल गया नाम मैं मैडम का, अभी बताऊंगा मैं, आ जाएगा याद। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस चीज को डिजाइन करके एक स्क्रीनिंग दी है जिसका नाम है परसस्ट। गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी कर दिया ऑल ओवर इंडिया में, हर स्कूल के अंदर परसस्ट के अंदर स्क्रीनिंग करना जरूरी है। अगले 1-2 सालों में कंपलसरी है वो, कि कोई भी क्लास में बच्चा आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्क्रीनिंग टूल होना चाहिए। तो ये जो एक्टिविटी है ये असेसमेंट की एक्टिविटी है। अब हम जो लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि जो आपकी ये बनी है इसमें अभी अमेंडमेंट नहीं है, क्या वर्ड जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आ गया। पहले ये लर्निंग डिसेबिलिटी बोला जाता था, इसलिए मैंने रेड करके अलग से वर्ड डाला है। 2016 के बाद हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, राइट? पहले ये लर्निंग डिसेबिलिटी। तो उस परसस्ट में एक स्क्रीनिंग टूल बना दिया कि टीचर आइडेंटिफाई करे, फिर एक एजुकेटर जो है वो उसको अपनी तरह से आइडेंटिफाई करे, और तब हम उसको सस्पेक्टेड बोलते हैं, डायग्नोज्ड नहीं बोलते। डायग्नोज्ड का मतलब है जब एक साइकोलॉजिस्ट और पूरी टीम मिलके असेसमेंट करती है। मैं बताऊंगा कौन कौन टीम में है। तो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है आज के टाइम पे बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो 8 to 10 स्टूडेंट क्लास में सफर करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आप जो लोग टीचर हैं, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, किसी के लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है, किसी को वर्बल आता है बट जब लिखता है तो प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिख पाता, पंक्चुएशन नहीं लिख पाता, जबकि बड़ी क्लास में है तब भी अच्छे से उसका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स नहीं है। ठीक है, किसी का मेमोरी इशू है, किसी का रीजनिंग इशू है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन का इशू है, किसी का राइटिंग इशू है कि वो छोटा मोटा ऊपर नीचे लाइन से ऊपर लिखना, कभी छोटा लिखना, कैपिटल वर्ड लिख देना, स्मॉल लेटर लिख देना, बीच में कैपिटल लिख देना। मतलब इस तरह से अलग अलग तरह की कुछ डायरेक्शंस जो है वो आती हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी नाउअडेज एक सबसे बड़ा जो नंबर है लर्निंग डिसेबिलिटी का, वो निकल के आया है। और एक स्कूल लेवल पे काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, नॉट ओनली स्कूल, अगर आप ऐसे क्लिनिक खोल के भी आप अपना एज ए साइकोलॉजिस्ट काउंसलर काम करेंगे, मैक्सिमम केसेस आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट मोस्टली जो काम करते हैं वो आज के दिन सबसे बड़ा क्लाइंटेज स्पेशल नीड स्टूडेंट है। चाहे वो किसी हॉस्पिटल में हो, चाहे वो किसी सेंटर पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, ज्यादातर जो बड़ा क्लाइंटेज है वो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स है। उसमें एक कैटेगरी है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो पर्सनली क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा, मेरी डॉक्टरेट जो है उसमें मैंने एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक लिया मैंने, क्योंकि ज्यादातर हम एजुकेशनल पार्ट पे बात करते हैं कि भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दे आर फेसिंग इन एजुकेशनल इश्यूज, बट मैंने उनका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू असेस किया, और वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो उस क्वालिटेटिव रिसर्च में मैंने पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया और बहुत कुछ निकल के आया। Nowadays, like I am working on to prepare a manual, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके एक प्रोजेक्ट के अंदर एक मैनुअल प्रिपेयर करने की प्लानिंग चल रही है। तो वो
जरूरी क्यों है? क्योंकि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, सपोज एक बच्चा जो पर्टिकुलरली तो वो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, मान लो कि एक बच्चा, क्योंकि हम थर्ड क्लास तक डायग्नोस्ड नहीं कर सकते स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को एज पर रूल, थर्ड क्लास का बच्चा 8 ईयर तक होता है ऑलमोस्ट, तो तब तक हम डायग्नोस्ड नहीं करते, किसी को लेबल नहीं करते द चाइल्ड इज हैविंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इस बात को लिख लो आप, ठीक है? तो वो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक बच्चा जो जिसको सिलेबस समझ नहीं आ रहा, कंटेंट समझ नहीं आ रहे, हमेशा टीचर है स्ट्रोल करता है, हमेशा डांटता रहता है, कमियां निकालता रहता है, पेरेंट्स फोर्स करते रहते हैं, ये करता रहता है, वो करता रहता है, बट पढ़ता नहीं है। एग्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम क्या है? दैट इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। और वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है? सपोज मुझे स्पेक्स लगे हैं, अब मेरे स्पेक्स उतार के अगर कोई मुझे फोर्स करे कि देखो तुम उधर दूर देखो, पढ़ो उसको, तो मैं तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरी आंखें कमजोर हैं। मैं एक असिस्टिव डिवाइस के साथ देख सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी सेम कंडीशन होती है, नीड सेम है, और उनको बोला जाता है कि तुम पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन उसकी उस प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ पाता। उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन, उसका एग्रेशन बढ़ना, उसकी झूठ बोलना सीखना, काम से बचना, एस्केपिज्म जो है बिहेवियर डेवलप होता है, डिनायल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और आगे जाके उसकी पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को इंक्लूड करने का पर्पस भी यही है कि वो दिखाई नहीं देती, वो सामने से दिखेगी नहीं डिसेबिलिटी, ठीक है भाई? अगर हम बात, ब्लाइंड पर्सन है कोई, फिजिकली हैंडीकैप है, वो विजिबल है, फिजिकल डिसेबिलिटीज है, बट ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके अंदर वो दिखाई नहीं देती, बट उसकी नीड वही है जो एक फिजिकल डिसेबिलिटी की होती है, जिसको समझ में आए। तो टीचर भी, नहीं इसको कुछ नहीं हुआ, पेरेंट के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, तो बहुत सारा काउंसलिंग वर्क भी होता है। साथ साथ बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ग्रूमिंग है, उसका सेल्फ एस्टीम है, उसकी मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, उन सब चीजों को मेंटेन करना एक काउंसलर का काम है। तो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 17,000 क्वेश्चंस डाले ऑल ओवर इंडिया से। आई एम एसोसिएटेड वन नेशनल एसोसिएशन रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल और पेरेंट्स की, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर, थेरेपिस्ट सब आते हैं। पूरे नेशनल लेवल पे एक एसोसिएशन है हमारी, तो हम एडवोकेसी करते हैं इन बच्चों की। तो उसमें हमने ही मान लो 10,000 पोस्ट कार्ड्स डाले, और मान लो कम से कम 17,000 क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट, ऑनलाइन राज्यसभा और लोकसभा में इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए क्वेश्चंस डाले कि उसको एक एक्ट में इंक्लूड करो, और 2016 में उसको एक्ट में इंक्लूड किया गया। और बड़े बड़े प्रोफेशनल, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े प्रोफेसर सब ने क्वेश्चंस डाले, और तब जाके पेरेंट्स ने डाले, तब जाके ये एक एक्ट के अंदर हुआ। एक्ट में आने का मतलब क्या है? दैट एक्ट इज बेसिकली हेल्पिंग, एक गाइडलाइन सेट कर देता है कि ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, कानून है ये, ठीक है? मेंटल हेल्थ कानून है एक, मेंटल हेल्थ 2017, 2007, 11 अमेंडेड, वो सब एक्ट है। अभी एक कमीशन आ रहा है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, जिसके अंदर काउंसलर जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है? तो वे सारे के सारे क्यों हैं, क्यों इस तरह से बढ़ रहा है इंडिया में ये सब चीजें? क्योंकि हमारे एक सर्कल बनाना, एक क्राइटेरिया बनाना जरूरी है। लेमैन काम नहीं होना चाहिए जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, ऑन द रूल्स काम होना चाहिए। इस वजह से फिर पार्लियामेंट में इस चीज पे क्वेश्चन उठे। आप पुराने अगर पार्लियामेंट के लेक्चर देखोगे तो पार्लियामेंट हाउस से बहुत सारे एमपीज ने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं लर्निंग डिसेबिलिटी पे। तो तब जाके ये डाला एक्ट में, फिर उसकी गाइडलाइंस बनी, ठीक है? कि उन गाइडलाइंस में क्या असेसमेंट होना चाहिए, ये बच्चे क्या हैं, इनकी क्या नीड है, और इनकी असेसमेंट टूल्स कौन से होने चाहिए, ठीक है? उसमें साइकोलॉजिकल टूल भी हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, तो सब चीजें उसमें इंक्लूड की गई। और इसलिए मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, कि उनके राइट उनको मिलेंगे। आज एसएलडी जो है, कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, एक उसके लिए कोटा मिलता है, उनको रिलैक्सेशन मिलता है, रीडिंग राइटिंग
में पढ़ने में उनको एक स्क्राइब मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एग्जाम में, ठीक है। अभी एक बच्चा पेरेंट है तो हमारे उसमें एक मेल आई हुई है कि भी उनको एक स्क्राइब चाहिए, 12th क्लास का स्टूडेंट एसएससी के एग्जाम में, शॉर्ट सर्विस कमीशन का कोई एग्जाम है, वो एसएलडी बच्चा है बट वो पढ़ नहीं सकता, ठीक है। उसकी रीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। ऐसा नहीं कि वो देख नहीं सकता, देख सकता है बट वो वर्ड्स जो है उसको समझ नहीं आते, क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग नहीं पढ़ पाएगा। जैसे तारे जमी पर मूवी में आपने देखा होगा, वो थोड़ा सा दिखा रखा है, थोड़ा इमोशनल ज्यादा कर रखा है, इतना सब कुछ नहीं होता, बट प्रॉब्लम्स जो है रिलेटेड जो है वो होती हैं। बाहर के देशों में डिसलेक्सिया वर्ड ज्यादा यूज होता है, अपने इंडिया में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूड होता है। ये जो सारी बातें मैंने बताई, इनको ध्यान रखना ड्यूरिंग काउंसलिंग, इट विल हेल्प यू। ये जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा गवर्नमेंट का, गजट ऑफ इंडिया का, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का कंटेंट है, ठीक है। ये कहीं से मैंने ऐसे नहीं लिया, सेम का सेम वही है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बनाया है। क्या डेफिनेशन है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स ए heterogeneous ग्रुप ऑफ कंडीशन whereas there is a deficit in processing language spoken or written and difficulty to comprehend, speak, read, write, spell or to do mathematical calculation. And that include, अब ये टेक्निकल टर्म्स है, परसेप्चुअल डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। जैसे डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू रीडिंग, डिसग्राफिया इज रिलेटेड टू राइटिंग, डिसकैल्कुलिया इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, डिस्प्रेजिया इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, डेवलपमेंटल अपेजिया इज आल्सो स्पीच। तो ये पर्टिकुलर मोटर इश्यूज, डिस्प्रेजिया, तो ये जो इश्यूज हैं, ये सारे के सारे इश्यूज उन बच्चों के अंदर आते हैं जिसकी वजह से उनका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है। उनका एक पर्टिकुलर क्लासरूम में, घर पर, हर जगह पे कहीं ना कहीं जो उसको नहीं समझ पाता, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया इंडिया का। फिर उसमें है कि भी क्या होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए पहले, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में टीचर स्क्रीन करेगा। अब इसके लिए जो प्रशस्त मैंने बनाया, आरपीडब्ल्यूडी 2016 में आया, प्रशस्त है, फुल फ्लैश 2022 में लॉन्च किया एनसीईआरटी ने। बहुत अच्छा सा मैनुअल है, आई विल शेयर विद यू, यू विल रिमाइंड दैट कि भी आप ये पॉइंट जो जो मैं बोल रहा हूँ आई विल शेयर, तो आप लिख लो, क्योंकि हो सकता है मुझे याद ना रहे। प्रशस्त जो है वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, एनसीईआरटी प्रशस्त मिल जाएगा आपको। बहुत सारे यूट्यूब भी बने हुए हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं। तो ये स्क्रीनिंग जो है, पहले स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में क्या है कि जिन बच्चों के अंदर रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम है, ठीक है, अप टू मार्क काम नहीं कर पा रहे, इंस्ट्रक्शंस को समझ नहीं पा रहे, तो वो स्क्रीनिंग होगी। फिर स्कूल जो है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाएगा। उस स्क्रीनिंग कमेटी में प्रिंसिपल, एजुकेटर, काउंसलर, टीचर, कोऑर्डिनेटर सब लोग होंगे, जो कि एक पर्टिकुलरली उस कमेटी के अंदर ये बताएगा कि भी वो जो असेसमेंट पार्ट है, वो सब चीजों पे डिस्कशन होगा। जो मेन एरिया है, वो मेन एरिया है एसएलडी की असेसमेंट, कि देन स्कूल विल रेफर फॉर द असेसमेंट। अब बहुत सारे, जैसे आप देखोगे रोहिणी पीतमपुरा के काफी स्कूल्स हैं ऐसे, वो रिकमेंड करते हैं, हम उनका असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करके हम एक रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट के बाद में इंटरवेंशंस जो है वो प्लान होती हैं, और जो भी रिलैक्सेशन उनको मिलने होते हैं वो उन बच्चों को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है कि स्क्रीनिंग इस तरह से करनी होती है, ये डेफिनेशन है। फिर आता है क्या स्टेप्स होते हैं डायग्नोसिस के, राइट। डायग्नोसिस कौन करता है? पहली चीज असेसमेंट, एक पेडिट्रिशियन जो है वो एक असेसमेंट करता है। ये इसलिए कि कोई और इश्यू प्रॉब्लम ना हो बच्चे को। कोई चाइल्ड जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं पेडिट्रिशियन, वो करते हैं। कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो उसमें, कोई हियरिंग विजन का प्रॉब्लम ना हो, ये सारी असेसमेंट होती है। मान लो ये असेसमेंट होंगी तो क्या होगा कि वो बच्चा जो है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, देयर आर सम अदर इश्यूज, ठीक है। फिर हम करते हैं सेकंड स्टेप में, साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है कि हम आईक्यू असेसमेंट, कंपलसरी है इसमें, एक आईक्यू असेसमेंट करते हैं। और आईक्यू असेसमेंट में जब आईक्यू 85 से ज्यादा आता है, 85, 84 से ज्यादा आता है, बल्कि 85 या 85 से ज्यादा आता है, तो ही हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर किसी का आईक्यू 76 आ गया तो हम उसको एसएलडी डायग्नोज नहीं करते। यानी कि आईक्यू नॉर्मल होना चाहिए। इन वैसे आईक्यू नॉर्मल 90 है, बट इन एसएलडी केसेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट आईक्यू शुड बी 84 अबव, या 85 या 85 से अबव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एसएलडी की असेसमेंट होनी चाहिए। एक तो आईक्यू टेस्ट हो गया पहला,
दूसरा SLD की असेसमेंट होनी चाहिए। ये एक साइकोमेट्रिक एजुकेशनल टेस्ट है बेसिकली, जो डायग्नोसिस के लिए होता है, दैट इज निमांस इंडेक्स बैटरी। ये कंपलसरी होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, इस क्राइटेरिया में नहीं आता तो दूसरा टेस्ट भी साइकोलॉजिस्ट कर देते हैं, जिसके बेसिस पे असेसमेंट हो सकती है। ठीक है। इंटरवेंशन के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं जो एज ए काउंसलर आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, एजुकेटर कर सकते हैं कि एक बच्चे के अंदर इंटरवेंशन कैसे प्लान करें। असेसमेंट दो रीजंस बहुत सारे होते हैं, एक है डायग्नोसिस, एक है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब है कि आपने असेसमेंट तो कर लिया, फिर क्या? असेसमेंट उसको बेनिफिट्स देगा, रिलैक्सेशन कंसेशन देगा, उसके साथ साथ में असेसमेंट ये भी बताता है कि उस बच्चे के अंदर किस किस तरह से काम करना है, किस किस एरिया पे काम करना है, ये हेल्प करता है। ये साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं मेंशन्ड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट स्पेसिफिकली। कौन असेसमेंट करेगा ये भी इसमें लिखा हुआ है। अब मेडिकल अथॉरिटी कौन होती है? जो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर कर सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई की जैसे जो असेसमेंट है वो कर सकते हैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर। इसके अलावा एक बनता है यूडीआईडी कार्ड, जो गवर्नमेंट का बनता है। यूडीआईडी कार्ड, बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, उसमें ये यूडीआईडी कार्ड बनता है। एक आइडेंटिफिकेशन है बेसिकली, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिटी जो कि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। राइट। कौन कौन प्रोफेशनल उसमें इंक्लूड होते हैं? कोई चीफ मेडिकल सर्जन हो सकता है, पेडिट्रिशियन ये हो सकता है, एंड क्लिनिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, जिनका आरसीआई रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, उसकी गाइडलाइन अलग से दी है, दैट इंक्लूड एमफिल इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी या एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, ये जो है ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर, टीचर, दे आल्सो कैन बी पार्ट ऑफ दैट टीम। ठीक है, जो असेसमेंट पार्ट है जो हमारे से रिलेटेड है, वो ये है कि हम असेसमेंट करेंगे, उसका आईक्यू असेसमेंट और उसका साइको एजुकेशनल असेसमेंट करेंगे। ये इंक्लूड आता है उस अथॉरिटी में। इस तरह से 21 डिसेबिलिटी का लिखा हुआ है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। मेंटल इलनेस के लिए क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लिए क्या है। ठीक है, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की गाइडलाइंस मेंशन है। तो आज हमारा टॉपिक क्योंकि एसएलडी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो हम उसके बारे में बात करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए एज ए काउंसलर, क्योंकि नॉलेज जो है, गाइडेंस तब दोगे जब आपके पास नॉलेज हो। नहीं, पहली चीज है कि फर्स्ट असेसमेंट जो है 8 ईयर में होती है, सेकंड असेसमेंट 14 ईयर में होती है, और थर्ड असेसमेंट 18 ईयर में होती है, जो लास्ट असेसमेंट होती है। इसलिए जो यूटीआईटी कार्ड बनता है उसमें लिखा होता है टी या पी वर्ड लिखा मिलेगा, कैपिटल टी का मतलब है टेम्परेरी, यानी 8 साल और 14 साल में अगर असेसमेंट हुई है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे। पी का मतलब होता है परमानेंट, जब 18 साल में असेसमेंट हो। ठीक है, इसका एक परसेंटेज काउंट करने का भी तरीका होता है जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है, कि अगर कोई भी डिसेबिलिटी, हम कैसे बोलेंगे कि वो डिसेबिलिटी है, हाउ वी कैन से दैट डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब है कोई भी डिसेबिलिटी अगर 40% से ज्यादा है तो ही हम उसको बेंच मार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। बेंच मार्क इस एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कोई भी डिसेबिलिटी, इसको बेंच मार्क डिसेबिलिटी बोला जाएगा, तभी उसको बेनिफिट मिलेंगे साथ। तो वो बेंचमार्क कब होती है? जब 40% से ज्यादा हो, तब हम उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो एसएलडी के केसेस में असेसमेंट शुड बी 8 ईयर, 14 ईयर, 18। कई लोगों को नहीं पता, कई साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता ये रूल्स और ये रेगुलेशंस। वो बस आते हैं, बच्चे असेसमेंट कर देते हैं, रिपोर्ट बना के दे देते हैं। लेकिन आप एज ए काउंसलर यू शुड नो कि क्या एक अथॉरिटी होती है, क्या स्क्रीनिंग जरूरी है, रिकमेंडेशन जरूरी है स्कूल से, फिर उसके असेसमेंट उसके एज के अकॉर्डिंगली कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी असेसमेंट है, क्या टेस्ट यूज करना है, लिखा हुआ है पहले। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए एज ए काउंसलर। ठीक है, यू विल मेंशन इन योर इंट्रोडक्शन आल्सो कि ये सारी चीजें होती। ये एक प्रोसेस है जो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हमें फॉलो करना पड़ता है कि टीचर देखेगा, फिर स्क्रीनिंग करेगा, प्रिंसिपल रेफर करेगा असेसमेंट के लिए, फिर असेसमेंट होगी जो पेडिट्रिशियन या न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट करेगा, फिर उसके बाद में कौन सा इफेक्टिव डोमेन है वो देखेगा, फिर असेसमेंट साइकोलॉजिस्ट की आती है लास्ट में। फिर उसके बेसिस पे आईक्यू देखा जाता है कि कितना आईक्यू है। अगर वो 85 से अबव है देन वी आर सेइंग
दैट एसएलडी, अगर वो एसएलडी कंफर्म्ड होता है एजुकेशनल टेस्ट पे, फिर सीवियरिटी डिफाइंड होती है, फिर सर्टिफिकेट बनता है और फिर उसकी रीअसेसमेंट होती है आगे, जो भी उसकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग। ये प्रोसेस है पूरा का पूरा, जो कि वो चाहे एम्स करे, चाहे वो मूलचंद हॉस्पिटल करे, चाहे वो आरएमएल हॉस्पिटल करे, चाहे वो कोई भोपाल का हॉस्पिटल करे, चाहे वो कोई हैदराबाद का हॉस्पिटल करे, सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड इन इंडिया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज जो है वो बनाई गई। Anybody can tell me what is difference between learning disability and learning difficulty? कुछ एजुकेटर भी थे यहाँ पे। Can you explain that? What is difference between learning disability and learning disability? Learning difficulty and learning disability. You can open your mic. लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स लाइक वो डिसेबल है, वो कर ही नहीं सकता, और डिफिकल्टी मीन्स लाइक कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ हेल्प या कुछ थेरेपीज के बाद जो है वो मॉडिफाई करके वो कर सकता है। Okay, ट्विंकल जी आगे से ध्यान रखना है, काउंसलर वी विल नॉट यूज दिस वर्ड ऑन विद फोर्स। कर ही नहीं सकता, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक थोड़ा सा इशू है उसके साथ, लाइक हाँ, थोड़ा सा वर्ड जो आपने उत्तम नहीं बोला, ये हमें बोलना है। दिस इज शोइंग एज द काउंसलर जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, कि आपको इस तरह के वर्ड्स नहीं बोलने हमें दूसरों को। ठीक है, हाँ ये तो जीरो है, ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड नहीं होता, डिसेबिलिटी कोई ना कोई होता है। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड स्टूडेंट नहीं होता। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, राइट? तो दीज आर वर्ड्स। लाइक एज ए काउंसलर हमें इन चीजों का बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हम बोलेंगे वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि एक ठीक है लर्निंग डिसेबिलिटी है कि कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है टेक्निकली। यस श्वेता। सर, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है a mental condition if child have injury and during birth time, तो अगर वो बच्चा सीख नहीं पाता है किसी इंजरी या इलनेस की वजह से, तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल हम डिस्लेक्सिया को एक लर्निंग डिसेबिलिटी में रखेंगे। क्यों रखेंगे? लर्निंग डिफिकल्टी में क्यों नहीं रखेंगे? लर्निंग डिफिकल्टी तो है, उसको लर्न नहीं कर पाता, रीडिंग में दिक्कत है, रीडिंग डिफिकल्टी है, राइटिंग डिफिकल्टी है। यस सुदेश। सर, डिफिकल्टी का मतलब है that I am able to grasp the thing, but कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मैं नहीं सीख पा रही हूँ। और डिसेबिलिटी का मतलब है कि I am less able to get this thing, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, इट मींस एक थोड़ा सा ये पर्सन है, बट डिफिकल्टी का इन्होंने थोड़ा अलग बताया। बट डिसेबिलिटी में, डिसेबिलिटी की डेफिनेशन ही क्या है भाई? जो इम्पेयरमेंट होती है किसी ना किसी तरह की, न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल, इन्वायरमेंटल, कुछ भी, ड्यू टू दैट इम्पेयरमेंट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू परफॉर्म, नॉट डू, नॉट एबल टू डू, नॉट एबल टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। अगर मान लो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में, जैसे सपोज किसी को साइकिल चलानी नहीं आती, ठीक है, वो बैलेंस नहीं बना पाता, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, तो वो क्या हुआ, वो लर्निंग डिसेबिलिटी हुई कि उसका जो कोऑर्डिनेशन में लर्निंग डिसेबिलिटी हुई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ साइकिल नहीं चला पाता, अदरवाइज उसकी जिंदगी दूसरों से भी अच्छी है। सेम थिंग इन रीडिंग राइटिंग, कि वो रीडिंग राइटिंग और ये सब चीजें करने में थोड़ा सा उस टास्क को परफॉर्म करने में एबल नहीं है, बट इसके अलावा ही कैन डू एनीथिंग, he or she can do anything, right? Due to that deformity, due to that impairment, neurological impairment, right? तो ये एक थोड़ा एक चीज है। दूसरा जो एक मेन जो साइकोलॉजिकल एज ए काउंसलर आपको पता होना चाहिए, वो है टेक्निकल टर्म में, कि जो लर्निंग डिफिकल्टी कैन बी टू ऑटिज्म, कैन बी टू intellectual disability, can be to any, like those are not able to perform exactly in particular task. Learning difficulty किसी को भी हो सकती है, किसी भी एरिया में हो सकती है, बट जब हम डिसेबिलिटी बोलते हैं तो एक कंडीशन हो जाता है, राइट?
तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी है। वर्निक एंड ब्रोकाज एरिया होते हैं ब्रेन में, जो कि लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ जैसे सेरेब्रम है, उसमें कुछ एक एरिया है जो कि मोटर फंक्शनिंग में इन्फ्लुएंस करता है, तो वो वहां वो चल नहीं पाते। जैसे अब जिसको साइकिल चलानी नहीं आती, एग्जैक्टली उसका जो सेरेब्रम में कुछ इश्यूज है कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, वो उस ब्रेन के उस एरिया में डेफिसिट होने की वजह से वो साइकिल नहीं चला पाता, बैलेंस नहीं कर पाता। सेम थिंग इन वर्निक एंड ब्रोकाज एरिया में प्रॉब्लम होने की वजह से वो लैंग्वेज जो है, सीखना समझना, उन सब चीजों में उसको प्रॉब्लम होती है। तो एक डिफरेंस ये है। दूसरा टेक्निकली जो डिफरेंस है, एक एज ए प्रोफेशनल जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है। पहली चीज, इट रेफर टू इंडिविजुअल हु हैव स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद लर्निंग as a result of medical, emotional, language problem due to lack of exposure. अब आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, वहां पे आप रीडिंग राइटिंग के असेसमेंट करेंगे, तो वो बच्चे ज्यादातर लर्निंग डिफिकल्टी वाले मिलेंगे, क्योंकि उनको एक्सपोजर उतना नहीं मिला होता। बट सेम प्राइवेट स्कूल में जाओगे, उनको एक्सपोजर ज्यादा मिला होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट फेसिंग दैट डिफिकल्टी, बट दे आर नॉट लर्निंग डिसेबिलिटी। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। ये एक प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है जो कि फॉल्टी राइटिंग इन द कॉर्टेक्स, वायरिंग इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में फॉल्टी वायरिंग है वर्निक एंड ब्रोकाज एरिया की डेफिसिट होने की वजह से। इट रेफर टू प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज व्हिच माइट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग। अब डिफिकल्टीज इनको भी हैं, लेकिन ये दिस इज ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, कि उनको थिंकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। बट वो क्यों है? क्योंकि उनका स्पेसिफिकली यहाँ तो क्या एक्सपोजर नहीं मिला। बच्चा मे बी वो बॉर्डर लाइन आईक्यू क्या पता उसका 70 to 89 के बीच में हो, 84 के बीच में हो, ठीक है, एक्सपोजर नहीं मिला, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका कुछ नहीं है, तो दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज फेसिंग डिफिकल्टी। बट हियर दैट इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, वो डायग्नोज्ड एज ए ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। थोड़ा सा और मिथ है जो आप क्लियर हो जाएगा आपको। People with learning disability have below average intelligence and cannot learn. हमें ये यूज नहीं करना cannot learn, कि उनका बिलो एवरेज आईक्यू होता है, ऐसा नहीं है। एवरेज और अबव एवरेज वाले बच्चे ही एसएलडी होते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये ध्यान रखना। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जस्ट एन एक्सक्यूज ऑफ इररिस्पांसिबल, अनमोटिवेटेड और लेजी पीपल नहीं, ड्यू टू दैट डिसऑर्डर, प्रॉब्लम की वजह से वो दे आर शोइंग दैट बिहेवियर। Learning disability only affects children. Adults grow up of learning disability. We now know that LD continue throughout the individual's lifespan. अगर किसी को SLD है, अब सीवियरिटी है, नहीं है, माइल्ड है, ठीक हो जाता है आगे बड़ी एज में जाके, जहाँ उसको एकेडमिक इश्यूज, एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, वहाँ ठीक रहता है। बट कई बार सीवियरिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप उसको बोलो फ्रिज में जाके जाओ, एक पानी की बोतल निकाल के लाओ, वो 4 चीजें गिरा के आ जाएगा, ठीक है, कोई चीज अरेंज करने के लिए बोल दो, वहां वो बिखरा के आ जाएगा। तो वो क्यों है? ड्यू टू लर्निंग डिसेबिलिटी, क्योंकि उसका रीजनिंग और उसका जो डिसफंक्शन है, वो पर्टिकुलर ब्रेन डिसफंक्शन है, उसकी वजह से वो मैनेज नहीं कर पाता, चीजों को अरेंज नहीं कर पाता। लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया, सो कांट रीड। डिसलेक्सिया इज सिंपली वन टाइप, इट इज स्पेसिफिक। कई बच्चों को सिर्फ डिस्ग्राफिया होता है, कई बच्चों को सिर्फ, इसलिए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एक, कोई एक, 2, 3, कोई भी एक हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। किसी को मैथ में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो डिस्कैल्कुलिया हो सकता है। तो ये मिथ है कुछ ऐसे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी आर ओनली इन एकेडमिक इन नेचर, ऐसा नहीं है, वो उसकी लाइफ में दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है, जैसे बातों को ना समझना, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को ना समझना, इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होता है। अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट विद एलडी आर यूजुअली क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एंड और फैकल्टी, तो ऐसा डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है, बट अगर अर्ली इंटरवेंशन हो, एक प्रॉपर इंटरवेंशन अगर हम दें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, तो हम उस बच्चे के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी से लर्निंग डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो 2016 का जो एक्ट आया है उसके बाद हम क्या बोलते हैं? एसएलडी, मिक्स्ड ग्रुप ऑफ एसएलडी, यानी एक है तो एक एसएलडी हो गया, 2 है या 3 है डिसेबिलिटी तो मिक्स ग्रुप ऑफ एसएलडी।
ठीक है, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक तीनों है तो मिक्स ग्रुप ऑफ एसएलडी ऐसे डायग्नोसिस में लिखते हैं. विच टूल वी यूज टू डायग्नोस एसएलडी? दो टूल है, मिसिक और निमांस इंडेक्स बैटरी एज पर द रूल बाय साइकोलॉजिस्ट. विच टाइप ऑफ टूल कैन बी हेल्प इन इंटरवेंशन? बहुत सारे और असेसमेंट टूल हैं, जैसे DTLD है, बहुत यूजफुल टेस्ट है, सोनल टेस्ट है, डाली है, निमांस इंडेक्स बैटरी है, और भी बहुत सारी स्क्रीनिंग है, ग्लैड है लर्निंग डिफिकल्टीज के लिए, जो इनके अंदर बच्चों के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंटरवेंशन दे सकते हैं. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ जो प्रॉब्लम्स आती है लर्निंग डिसेबिलिटी में. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता भी चले, और यू कैन राइट इन योर प्रोजेक्ट. तो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, RPWD में क्या लिखा है, उसके क्या क्या सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, ये आप मेंशन करना उसमें. देन यू कैन स्टार्ट केस. फिर आपको एक केस स्टार्ट करना है. केस में उसकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बच्चे की, उसकी, वो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा उसके लिए. तो ये अलग अलग तरह के इंडिकेटर हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं. जैसे आपने देखा कि किसी को स्पेलिंग है, टायर्ड लिखा है, ट्राइड लिख देगा, 391 को 931, डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे लास्ट में ई वर्ड है, वो उसको नहीं पता चलता, स्पेलिंग रूल्स नहीं पता चलते. जैसे सपोज अगर आप देखो, ये है स्पेलिंग है TIM, स्पेल इट, क्या बन गया ये, स्पेल इट टीम सर. टिम, वेरी गुड. CUT कट. कट. अब कुछ स्पेलिंग रूल्स होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते, उनको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को. अब मान लो लास्ट में एक वाउल मैंने डाल दिया, तो ये क्या बन गया, साउंड चेंज होगी, ये बन गया टाइम, ये बन गया क्यूट. यानी कि लास्ट में एक वाउल डाल दिया तो पहले वाले वाउल की लॉन्ग साउंड हो जाती है. लास्ट में एक वाउल डाल दिया तो पहले वाले वाउल की लॉन्ग साउंड हो जाती है. क्यूट, यू बन गया, पहले अ था, यहाँ या ई था, फिर बन गया आई. तो ये रूल्स हैं. इस तरह के रूल्स जो हैं उन बच्चों को समझ नहीं आते. ठीक है, कुछ बच्चों को, कई बच्चे बहुत अच्छा, जिनको माइल्ड इशू है, दे आर डूइंग गुड, ऐसा नहीं है. इट डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम. फिर है क्लासरूम एक्टिविटी में, और मान लो कंपेयर करना स्टडीज में, ये सब चीजों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनको रहता है. मेजर एरिया जो है, अफेक्टेड मेजर एरिया जो होते हैं, वो रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक रिसेप्टिव लैंग्वेज. रिसेप्टिव लैंग्वेज इज बेसिकली कि मैं अब बोल रहा हूँ, मैं PPT भी दिखा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपका रिसेप्टिव लैंग्वेज एबिलिटी है. ठीक है, मान लो 100 में से 102 बच्चों में से 10 बच्चों को समझ नहीं आ रहा और 90 स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है. इसका मतलब 10 बच्चों का रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है असेसमेंट करने की नीड है. ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके फैक्टर्स क्या हैं, लैंग्वेज, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रेजेंटेशन, स्पीड ऑफ प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, suppose I will say that explain what you understand about SLD. Whatever you will speak, that is expressive language. Whatever you will write, that is expressive language. So understanding, that is comprehension. Language comprehension के दो पार्ट है, मेजर पार्ट. ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट लाइफ. मेमोरी, बिहेवियर, अर्थमेटिक, साइको सोशल एस्पेक्ट, जहाँ काउंसलर का सबसे बड़ा काम बिहेवियर और साइको सोशल एस्पेक्ट्स में, उन बच्चों का एडजस्टमेंट, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सब चीजें मैटर करता है, बहुत इन्फ्लुएंस करता है उनकी लाइफ. तो ये ओवरव्यू है जो हम स्क्रीनिंग करते हैं. तो स्क्रीनिंग के कोर एरिया जो हैं अलग अलग तरह के हैं जो हम करते हैं, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक एंड बिहेवियर, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है. बट हमें आपको सब लिखने हैं उनके क्या क्या बिहेवियर्स हैं, क्या क्या किस किस तरह से हैं. एक SLD का बच्चा जो है आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है, राइट. फिर स्क्रीनिंग कौन कौन कर सकते हैं, किस किस तरह की थेरेपिस्ट है, काम करते हैं. स्पीच थेरेपिस्ट है, वो उसकी स्पीच पे काम करता है. एजुकेशनल प्रोफेशनल उसके एजुकेशन पे काम करते हैं. पेरेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनके वार्निंग सिग्नल्स हैं. बहुत बार पेरेंट्स को ही पता होता है. ये एक जनरली प्रोसेस होता है जब भी हम काम करते हैं एज ए काउंसलर साइकोलॉजिस्ट. सब फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन वी विल स्क्रीन द प्रॉब्लम, देन वी विल डायग्नोसिस द प्रॉब्लम. ठीक है, तो एक प्रोसेस है, ये सीधा एक प्रोसेस है, इसको हमें फॉलो करना होता है जब भी एक एज ए काउंसलर हम काम करते हैं किसी स्कूल.
मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है वर्बल नॉन वर्बल, उसके क्या एक्शन है, क्लोथिंग कैसी है, नीटनेस है, बटनिंग कैसी है, लेस बांधने आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक एक जैसे बच्चा है स्पेशली है, ही रोट ए एप्लीकेशन टू टू स्कूल प्रिंसिपल दैट आई विल वियर शूलेस मतलब लेसिंग विदाउट लेसिंग शूज ड्यू टू माय डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि उसको बांधने नहीं आते हैं। अगर वो बच्चों के बीच में खुल गया, बच्चे उसकी तरफ हंसने लग गए कि तेरे को ये नहीं बांधना आता, इतना बड़ा हो गया तो ये सब कुछ ऐसे, तो वो उसको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करता है, बुली करता है। तो वो उतना परेशान होता है कि उसने एक एप्लीकेशन लिख दिया स्कूल प्रिंसिपल को दैट आई वांट टू यूज विदाउट लेसिंग शूज, ठीक है। इतना बड़ा इशू रहता है उनकी लाइफ में इस तरह की चीजों। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, किस तरह से बैठते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, इधर उधर ध्यान रहता है, उनका एकेडमिक के लिए क्या एटीट्यूड है, इंस्ट्रक्शन को रिपीट कर दो तब भी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ठीक है। अटेंशन मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं, अटेंशन स्पैन कैसा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, एडीएचडी हाइपर एक्टिविटी तो नहीं है साथ में, क्योंकि एक कोमोर्बिड एक सिचुएशन होती है कि भी एसएलडी बच्चे हैं उनके अंदर एडीएचडी भी पाया गया है, काफी बच्चों, ज्यादातर बच्चों, ठीक है। तो ये भी एक एसोसिएट कंडीशन है, तो वो भी हमें साथ में असेस करनी होती है। डिसलेक्सिया इज बेसिकली रीडिंग प्रॉब्लम है, जो एक पार्ट है, वो इस तरह से लिखते हैं, मिला के लिख देंगे, उनको खुद इतना नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एनीबॉडी कैन रीड? The old man played and the tango. He loved it. It was his favorite thing. He enjoyed. Maria gave it to him for his 14th birthday. It did not take it. गुड, वेरी गुड। तो अगर आप मान एक एसएलडी बच्चे को आप ये दोगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएट ही नहीं कर पाएगा उन वर्ड्स को, राइट। और वो जो लिखना भी है, राइटिंग अगर आप देखोगे तो इस तरह से कई बार बच्चे लिखते हैं, प्रिंट राइटिंग है, मिला के लिखना है, इस तरह से। तो डिसलेक्सिया इज बेसिकली ऐड करना है, कैन लुक दिस, मतलब इस तरह से बड़े बड़े करना उसमें मिस्टेक करता है, वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन और ये सब चीजों में उसको बहुत डिफिकल्टी होती है। आगे जाके कई बार क्या होता है, बच्चे जैसे ना 5th क्लास तक बहुत अच्छा करते हैं एसएलडी बच्चे, बहुत पेरेंट आते हैं ऐसे कि नहीं सर 5th क्लास तक तो ना क्लास में बहुत अच्छा था, लेकिन 6th क्लास में आते इसको पता नहीं क्या हो गया कि ये नहीं कर पा। क्या रीजन हो सकता है भाई? बार बार लिंक भेज रहा है। एनी गैस? रीजन इज लैंग्वेज, क्योंकि 5th क्लास तक रनिंग होता है। यस ट्विंकल। ट्विंकल बोलना चाह रहे हैं आप?